हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर नॉलेज मंत्रा पे स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ाया था 3 वीडियो में, वो इसको एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोगों को। स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ाया था परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया था फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं, एंटोनियो लवेसियर को कहते हैं। एंटोनियो लवेसियर को कहते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हेनरी कैवेंडिश, कुछ याद आ रहा होगा। और नाम किसने दिया था, नाम आपका एंटोनियो लेवोसियर ने दिया था। और इसके बाद O2 का भी नाम एंटोनियो लेवोसियर किया था, जबकि O2 की खोज किसने किया था, क्रिस्टले ने किया था। इसके बाद हमने नेक्स्ट आप लोगों को बताया था कि जो केमिकल कंपाउंड के बारे में, केमिकल कंपाउंड में कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका एसिड होता है, फिर बेस होता है, फिर साल्ट होता है। एसिड यहाँ पे जो 7 के करीब रहता है वो स्ट्रांग, वो हाँ वीक वे एसिड होता है। और जो 0 के करीब रहता है, 0 से 3 के बीच में रहता है, वो आपका स्ट्रांग एसिड होता है। स्ट्रांग एसिड का हमने एग्जाम्पल भी दिया था, HCl दिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दिया था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया था। इसके बाद हमने स्ट्रांग बेस का भी हमने एग्जाम्पल दिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद हमने आपको एसिड के बारे में बताया था कि एसिड को यदि वाटर के साथ करेंगे, मिलाएंगे तो H+ आयन देता है। और इसके बाद हमने आप लोगों को परमाणु इसके बाद हमने आप लोगों को बेस के बारे में जानकारी दिया था कि बेस को पानी के साथ मिलाएंगे तो OH- निकालेगा, OH- निकालेगा बेस। और यदि एसिड को पानी के साथ मिलाएंगे तो H+ आयन देगा, OH- आयन देता है। और इसके बाद हमने अनीला छलानी आप लोगों को बताया था कि अम्ल जो होता है नीला से लाल कर देता है लिटमस पेपर पे, और क्षार जो होता है लाल से नीला कर देता है, और दोनों मिलने के बाद लवण बन जाते हैं, अनीला प्लस छलानी। और इसके बाद हमने आप लोगों को लिटमस पेपर का कलर भी बताया था, उसका नेचुरल पर्पल कलर होता है। इसके बाद हमने केमिकल कंपाउंड में इसके बाद हमने नेक्स्ट आपको बताया था कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो भी आपने आर्टिफिशियल इंडिकेटर, तो मिथिल ऑरेंज बताया था। एसिड में गुलाबी होता है, बेसिक में येलो होता है, और उदासीन विलयन में नारंगी होता है। इसके बाद लिटमस के बारे में बताया था, जो एसिड में जो होता है लाल रंग देता है, और बेसिक में लिटमस नीला रंग देता है, और उदासीन विलयन में, न्यूट्रल विलयन में, सोल्यूशन में बैगनी रंग देता है। इसके बाद हमने फिनेप्थलीन के बारे में बताया था, वो अपना पर्सनल उसका रंग रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। एसिड में नो चेंज करता, कोई चेंज नहीं करता है, और बेसिक में पिंक गुलाबी कलर होता है। इसके बाद 3 थ्योरियां हमने आप लोगों को बताया था। एक आर्हेनियस के बारे में बताया था, इसके बाद ब्रास्टन लोरी के बारे में बताया था, इसके बाद लेविस के बारे में बताया। आर्हेनियस ने क्या कहा था, यदि एसिड को H2A के साथ अपक्रिया कराएंगे तो H+ देगा, H+ देगा। यदि बेस को H2O के पानी के साथ अपक्रिया कराएंगे तो OH- देगा, ये आर्हेनियस ने कहा था। और उसके बाद ब्रास्टन लोरी ने क्या कहा था, यदि एसिड को पानी के साथ देंगे तो प्रोटॉन देगा, एसिड को पानी के साथ अपक्रिया कराएंगे तो प्रोटॉन देगा, और इस बेस को पानी के साथ अपक्रिया कराएंगे तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद लेविस आए थे। लेविस साहब ने क्या बोले थे, ये लोन पेयर जो शेयर पेयर बचे होंगे, वो एसिड जो होगा वो एसिड फॉर एक्सेप्ट करेगा, एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। जबकि जो बेस होगा वो क्या करेगा, लोन पेयर को, एक्स्ट्रा बड़े बड़े हुए पेयर को, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लोन पेयर को वो डोनेट करेगा। इसके बाद हम अम्ल के एग्जाम्पल भी कुछ दिए थे आप लोगों को। हम लोग को एग्जाम्पल दिए थे HCl नाइट्रिक एसिड, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आप लोगों को बेंजोइक एसिड, अभी सब बारे में एसिड के बारे में बताया था। कुछ हमने आपको बेस का भी एग्जाम्पल दिया था। बेस का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा किया था। और इसके बाद हमने साल्ट के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो साल्ट बनता है, एसिड प्लस बेस जब मिल जाते हैं तब साल्ट बनता है, और पानी अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। और स्ट्रांग जो जो साल्ट होता है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। जैसे इस साल्ट का हमने एग्जाम्पल भी दिया था, NaCl जो नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद खाने वाला सोडा आप लोगों को बताए थे। और इसके बाद आप लोगों को हमने पानी के बारे में बताया था कि पानी वाटर ग्राउंड वाटर कितना पानी होता है, इस 3% होता है ग्राउंड वाटर। और पीने के योग्य पानी कितना होता है, वो आप ड्रिंकिंग वाटर जिसे बोलते हैं, वो 2% होता है। बाकी जो बचा हुआ 95% जो होता है वो ओशियन समुद्री जल होता है। इसके बाद आपका जल का स्ट्रक्चर भी हमने बताया था। जो वाटर होता है वो ध्रुवीय होता है, और सर्वब्लैक होता है, सब में घुल जाता है। उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, कोवैलेंट बंध पाया जाता है, कोवैलेंट बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसके बाद अमोनिया के बारे में हम लोगों को बताया था कि यूरिया में अमोनिया पाया जाता है 46%। इसके बाद क्लोरोफार्म क्या होता है, वो बेहोशी के काम में आता है। इसके बाद आप लोगों को इथेनॉल बताया था, मेथेनॉल बताया था। इथेनॉल जो होता है ड्रिंकिंग वाटर, शराब वाटर होता है, शराब होता है पीने योग्य। और जो मेथेनॉल होता है वो जहरीला होता है, कच्ची शराब होता है, इससे अंधे होकर आदमी बेहोश हो जाते थे, ये हम बताए थे। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, इसके बाद हमने हैवी वाटर को बताया था। हैवी वाटर की खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, D2O। हैवी वाटर को खोज किसने किया था, SC यूरी ने किया था।
कब किया था? 1930 में किया था। एस.सी. यूरी ने किया था, कब किया था? 1930 में किया था। और इसके बाद हम बताए थे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सामान्य जल और D2O में हमने तुलना किया था, D2O में तुलना किया था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका कितना बताया था? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका बताया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कितना बताया था? 101 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हैवी वाटर के बाद आप लोगों को हमने आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हम रिवीजन कर दिए हैं, आप लोग, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है, जाके उस वीडियो को देखिए, बहुत यूजफुल होगा। इसके बाद आगे जो बताने जा रहे हैं उसमें बहुत सहायता करेगा। देखिए, आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताने जा रहे हैं। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और ये मोस्टली सॉलिड होते हैं। ज़्यादातर एक क्या सॉलिड फार्म में, कठोर फार्म में होते हैं, लेकिन अपवाद में कुछ अपवाद भी होता है। जैसे मरकरी जो होता है लिक्विड फार्म में होता है, ज़्यादातर ठोस होते हैं, लेकिन जो मरकरी होता है Hg जिसको डिनोट करते हैं, पारा जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? लिक्विड फार्म में होता है। और इसके बाद विद्युत धनायन पारा वही होता है जो डॉक्टर पहले बुखार चेक करने के लिए जो यूज करते थे, उसके बाद उसको झटकते थे, उसमें पारा ही भरा रहता था। वही, वो भी एक मेटल ही है, लेकिन वो किस फार्म में होता है? वो लिक्विड फार्म में होता है, द्रवित फार्म में होता है। और देखिए, मेटल ज़्यादातर धनात्मक होते हैं, ज़्यादातर का मोस्टली धनात्मक होते हैं, विद्युत के धनात्मक होते हैं, और डक्टाइल्ड होते हैं, तन्य होते हैं, यानी इन्हें खींचा जा सकता है काफ़ी लंबा दूरी तक। और इसके देखिए धनायन होते हैं, कटायन होते हैं, और मालिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मालिबिलिटी मतलब आघातवर्धनीयता जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर यदि हैमर से हम मारें, तो यदि हैमर से हम इसको मारें तो ये भंगुर ना हो, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसके मालिक्यूल अलग ना हो, एक दूसरे से बंधे ही रह जाएं पीटने के बाद भी, उसे हम मालिबिलिटी या आघातवर्धनीयता कहते हैं। देखिए, इसके हम मेटल के एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे ऑरम हो गया, जिसे हम सोना कहते हैं, चांदी अर्जेंटीनम जिसे बोलते हैं, इसके बाद आपका मरकरी Hg जिसे पारा कहते हैं, कापर, एल्युमिनियम, ये सब मेटल है। क्या क्या है मेटल? ऑरम, सोना, चांदी, पारा, मरकरी जिसे बोलते हैं, इसके बाद कापर, एल्युमिनियम, ये सब मेटल है। देखिए, नॉन मेटल में क्या क्वालिटी होती है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी निगेटिव आयन होता है इनके ऊपर। देखिए, ये भी समझ सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? वो धनात्मक होता है, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल के पास ज़्यादा पैसा है, देखिए डोनेट कर रहा है, जब ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? धनी रहेगा, धन इसके पास ज़्यादा रहेगा तभी तो डोनेट करेगा। और ये जो एक्सेप्ट कर लेगा, किसी से कर्ज ले लेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, क्योंकि इसने दूसरे से खा लिया, दूसरे का पैसा ले लिया। इसलिए ऐसे भी याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, समझने की भी समझ भी सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है, ले लिया है दूसरे से, इसलिए निगेटिव चार्ज इसके ऊपर ये दे दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखिए, और ये ब्रिटिल होते हैं, भंगुर होते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि इसको यदि हम पीटा जाए हैमर द्वारा या हथौड़ा द्वारा, तो ये भंगुर कई कई टुकड़ों में बट जाएंगे, यानी इसके जो अणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर मोस्टली गैस और सॉफ्ट होते हैं, मुलायम भी होते हैं, मोस्टली गैस फार्म में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। ये अपवाद ज़्यादातर एग्जाम में, यदि मेटल का अपवाद कोई पूछेगा तो आप बता देंगे पारा है, जो लिक्विड फार्म में रहता है, ज़्यादातर सॉलिड रहते हैं। यदि पूछ लेगा कौन सा मेटल ऐसा है जो लिक्विड फार्म में रहता है, तो पारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल। और नॉन मेटल में यदि कोई पूछ लिया कि गैस फार्म में ज़्यादातर रहते हैं, कौन सा गैस फार्म में नहीं रहता है? ब्रोमियम लिक्विड फार्म में रहता है। और कार्बन और डायमंड जो होता है, हीरा, ये आपका सॉलिड फार्म में होता है, जबकि ये भी एक नॉन मेटल है। जिसे नॉन मेटल मतलब हिंदी में समझ सकते हैं कि अधातु, और मेटल मतलब धातु। देखिए, इसके बाद हम नॉन मेटल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीजियम और गैलियम। धातु को हथेली पर रखने पे पिघल जाती है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। यदि सीजियम और गैलियम धातु को हथेली पर रखने पे पिघल जाती है। ये 4 ऑप्शन दे दिया, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया, आयोडीन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, इसके बाद कैल्शियम दे दिया, गैलियम दे दिया, और बोला कि कौन से ऐसे धातु हैं जो हाथों पर पिघल जाती है? दोनों पिघल जाती हैं, तो दोनों जो ऑप्शन दोनों रहेगा वही आपको टिक कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट मलेबल गोल्ड होता है, सबसे ज़्यादा मलेबल मतलब तन्य जो होता है, डक्टाइल्ड भी, और मलेबल आघातवर्धनीयता जो ज़्यादा लोड भार आघात को सह सके, वो सोना होता है। इसके बाद चांदी होता है, इसके बाद एल्युमिनियम होता है, इसके बाद कॉपर होता है, यानी सबसे आघातवर्धनीय सोना होता है, गोल्ड होता है। और मोस्ट डक्टाइल किसको ज़्यादातर खींचा जा सकता है? डक्टाइल मतलब तन्यता होता है, जिसके लंबा तारों के फार में जिसे खींचा जा सकता है उसे डक्टाइल कहते हैं। तो कौन सा तन्य होता है? चांदी होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको, इस एग्जाम्पल नहीं, ये होता ही है। 1 ग्राम चांदी को यदि हम खींचें तो 2 किलोमीटर तक लंबा वायर, 1 ग्राम चांदी को खींचकर हम 2 किलोमीटर लंबा वायर तैयार कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम मेटल और नॉन मेटल के थोड़ा ब्रीफली डिफरेंस जान लेते हैं।
देखिए ना, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ये बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक होता है। जो और नॉन मेटल अधातु होता है और इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का बहुत बुरा कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर मतलब कुचालक होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद भी देखिए दोनों में है। ग्रेफाइट, नॉन मेटल में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो पेंसिल आती थी पहले, अभी भी पेंसिल आती है, उसमें जो काला काला रहता है वो ग्रेफाइट होता है। उसमें यदि इस तरफ से उस तरफ यदि हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दे तो उससे करंट फ्लो होने लगेगा। और जो अपवाद में मेटल में शीशा होता है, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट इसका डिफरेंस होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर सुचालक कौन सा होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, चांदी होता है। इसमें देखिए चमक नहीं होती है, इसमें चमक ब्राइटनेस होती है। मेटल में, धातु में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। इसके बाद देखिए अपवाद, इसमें भी कुछ अपवाद है। ग्रेफाइट और डायमंड, आयोडीन, व्हाइट फास्फोरस, इन सब में क्या होती है, चमक होती है। और एक और फैक्ट है कि व्हाइट फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग कहा जाता है। जो जुगनू इसी वजह से चमकते हैं। किसके जुगनू किसकी वजह से चमकते हैं, यदि ऑप्शन में यदि पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, व्हाइट फास्फोरस की वजह से। और ये देखिए मेटल में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि जो आपके नॉन मेटल धातु होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और इसके बाद देखिए पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड होता है जो, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है इसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है धातु का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्म करने पे पिघलेगा। और ये जो धातु होता है कम गर्म करने पे ही पिघलने लगेगा, यानी। और पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी बाएं तरफ होता है, इस साइड होता है। और जबकि जो धातु होता है, नॉन मेटल होता है, वो राइट हैंड साइड होता है, दाहिने तरफ होता है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो होते हैं। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं लेफ्ट साइड होते हैं, ये जो होते हैं धातु होते हैं। और ये इस साइड जो होते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब जो होते हैं अक्रिय गैस होते हैं। उसके बगल में जो होता है पोटेशियम, अधातु होते हैं, जैसे आयोडीन वगैरह हो गया, ये सब अधातु में आते हैं। देखिए इसके बाद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन को होता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मेटल में टंगस्टन को होता है। मेटल, यदि देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि धातु में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आपको ऑप्शन कितना देना है, टंगस्टन को माना। यदि यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, या अधातु का भी जिक्र नहीं किया, तब आपको डायमंड पे टिक करना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 4627 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टंगस्टन का 3422 या 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, नियर अबाउट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है। पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का होता है, तब आपको टंगस्टन पे। अब पूछ लिया सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस तत्व का होता है, तब आपको डायमंड पे टिक करना है, हीरा पे टिक करना है। देखिए अगला फैक्ट क्या है, पानी में तैरने वाली धातु। पानी में कौन सी धातु ऐसी होती है जो तैरती है, सोडियम और लिथियम, सोडियम और लिथियम। इसीलिए तो देखिए सोडियम को कैरोसिन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये बहुत क्रियाशील होती है। देखिए पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील होती है। जो पोटेशियम होती है ये सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील होती है, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी धातु हुई, कौन सा तत्व हुआ, ये भी पूछ सकता है, तो आपको पोटेशियम पे टिक करना है। देखिए हम कुछ आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर कर रहे हैं आज, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, आपको देखना, सब्र करके देखना चाहिए, क्योंकि आज देखेंगे यही समय है कि आप थोड़ा सा देखेंगे तो हम एक बार रिवाइज भी करा देंगे, और फिजिक्स और मैथ भी आप लोगों को बता देंगे अच्छे से। देखिए हम बता रहे हैं कि जो मेटल होते हैं उसके एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके, और उसके बारे में उसका यूज क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है वहीं हम नोट्स में बनाए हुए हैं, वहीं आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यूज ऑफ सोडियम, सोडियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए लिक्विड सोडियम यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ सोडियम के न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभ की रिएक्टर में होता है, कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। नाभ के रिएक्टर में कूलेंट के लिए ये आपका सोडियम का यूज किया जाता है। और सोडियम वेपर, सोडियम लैंप में भी सोडियम वेपर के फार्म में यूज किया जाता है। देखिए और सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, राख जिसे बोलते हैं, सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी बोलते हैं, ये क्षारीय होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाशिंग सोडा का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कई बार सीधे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि धावन सोडा का सूत्र बताइए या वाशिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो आपको क्या देना है, सोडियम Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हार्ड वाटर कन्वर्ट, ये क्या करता है, हार्ड वाटर को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट वाटर में, यानी जो कठोर जल होता है उसे मृदु जल में परिवर्तित करता है। यदि इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाले सोडा। और यदि हम इसे कोई गर्म कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, उड़ जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिसे हम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। देखिए इसके बाद ये नए कास्टिक सोडा, या नए वेस्ट में भी सोडियम का यूज होता है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं। पीएच इसमें साबुन बनाने में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम में भी यूज किया जाता है। पीएच वैल्यू इसकी 14 होती है। स्ट्रांगेस्ट बेस हम बताए थे कि जो 14 के नज़दीक होगा स्ट्रांगेस्ट बेस होगा। कपड़ा साफ करने में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम का मेटल में, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसका कहाँ यूज होता है, इसका किस नाम से जाना जाता है, ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट बता रहे हैं बोरेक्स सुहागा। इसका सूत्र पूछ लेता है, बोरेक्स सुहागा का क्या सूत्र होता है, Na2B4O7 10H2, Na2B4O7 10H2। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, चमड़े की शुद्धिकरण में किया जाता है, कैंडल बनाने में किया जाता है, ग्लास में किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, पानी को शुद्धिकरण में भी बोरेक्स सुहागा का प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स का सूत्र क्या है, Na2B4O7 10H2। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम का नेक्स्ट यूज, सोडियम का जो नेक्स्ट सोडियम थायोसल्फेट में, जिसे हाइपो बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, Na2H2O3 5H2, Na2H2O3 5H2, सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है। यानी सोडियम का डायरेक्ट भी यूज होता है, इनडायरेक्ट रूप से ही, ज़्यादातर इनडायरेक्ट रूप से ही होता है, रिएक्शन करा के और मेटल को मिला के और धातु को मिला के। देखिए इसके बाद सोडियम का, देखिए सोडियम नाइट्रेट के रूप में, सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, इसे फर्टिलाइजर में, खाद में यूज किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेटल उठा रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही बैलेंसी हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बैलेंस सेल बाहरी कक्षा में जो आता है 2 आया है, यही 2 बैलेंसी हो गई। ग्रुप 2 एस ब्लॉक में तत्व आता है, यानी ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आपको हम बताए थे ना, ग्रुप 2 सोडियम के बाद नीचे ही होता है। इसके बाद ग्रुप 2 यस ब्लॉक में आता है, सो मैग्नीशियम। इसके बाद क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु जिसे क्षारीय मृदा धातु यस ब्लॉक 2 को, यस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, जिसे इसी में आता है। देखिए हरित लवक में क्लोरोफार्म भी मैग्नीशियम का यूज होता है, और इसकी कमी से पेड़ पौधे जल जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। जो पेड़ पौधे पत्ते पीले पड़ जाते हैं किस वजह से कमी से पड़ जाते हैं, किस मिनरल की वजह से, आपका मैग्नीशियम के किस तत्व की कमी से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, मैग्नीशियम की कमी से। सबसे अच्छा अयस्क और कार्नेलाइन होता है, जो इसका अच्छा अयस्क होता है वो कार्नेलाइन होता है, जिससे इसको निकाला जाता है शुद्ध करके। किससे निकाला जाता है, कार्नेलाइन से। मैग्नीशियम रिबिन इज यूज फ्लैश लाइट में, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है यूज होता है फ्लैश लाइट में, जो फ्लैश लाइट जलाते हैं मोबाइल में उसमें मैग्नीशियम के रिबन का यूज होता है। हाइलोजन लाइट में भी मैग्नीशियम का यूज होता है। और देखिए कहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड अगला आ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड उच्च ताप सहन करता है। इसका कितना तक ताप सहन कर सकता है, 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ईंट बनाने की भट्ठी में भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेटल लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम के देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। जैसे सम है तो डबल कर सकते हैं तो परमाणु भार प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ये भी क्षारीय मृदा धातु में मैग्नीशियम भी था, ये भी सोडियम भी क्षारीय मृदा धातु में आता है। देखिए अयस्क और यहाँ पे आप लोगों का लीना, यहाँ सोडियम होगा, यहाँ मैग्नीशियम होगा, यहाँ मैग्नीशियम होगा, यानी ये क्षारीय धातु बोलते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। यानी यस ब्लॉक के तत्व हैं ये दोनों। तो जो पहला होता है ग्रुप 1 का, इधर ऐसे ग्रुप 1 चलता है, इसका भी हम आगे बताएंगे। ऐसे पे आपका आवर्त चलता है, इसके ऐसे इसके ग्रुप चलता है। तो ये आपका ग्रुप 2 में जो होता है मैग्नीशियम होता है। ऐसे बेटा मागे कार स्कूटर बापरा जी ऐसे होता है। इसके बाद देखिए आपका अयस्क इसका क्या होता है, किससे निकाला जाता है और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, सेल ऑफ हेग भी बोलते हैं। अंडे का जो सेल होता है, जो छिलका होता है ऊपर का सफ़ेद सफ़ेद, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए इतना सॉलिड होता है। इसके बाद कैल्शियम फास्फोराइड टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, कैल्शियम का फास्फोराइड टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम पानी मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। कि ये आपको बताया था हमने कि इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड स्लैग्ड लाइन बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन बोलते हैं। और ये आपका क्या है, कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब पानी मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, H2O बाहर रिलीज हो जाएगा, जो खाने योग्य होता है। देखिए अब एक जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका क्या होता है, पोताई होताई में यूज किया जाता है। जबकि ये बुझा हुआ चूना से पानी मिल जाता है तो खाने योग्य जो चूना आमतौर पे खाते हैं वो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल्ड वाइज। देखिए कैल्शियम को O से एयर से कैल्शियम बिना बुझा हुआ क्विक लाइन बोलते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, जिप्सन जिसे बोलते हैं। और इसको सीमेंट बनाने में, इसका जिप्सन का भी उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट बनाने में। यदि यहाँ पे हाफ है H2O हो गया, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं आपका। यदि इसमें से टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि हम जिप्सन को गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट और इसका कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, जिसे POP बोलते हैं। हाफ H2O प्राप्त होगा, जिसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं।
देखिए कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड फलों को खासकर पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। H2SO पानी के साथ मिला के फलों को पकाने में काम किया जाता है। इसके बाद आपका C2H2 है, एसिटिलीन जिसे बोलते हैं, फलों के पकाने में एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। और Ca2 कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम साइनाइड जहर के रूप में होता है, कीटभक्षी होता है। कैल्शियम साइनाइड क्या होता है? जहर के रूप में कीटभक्षी होता है, कीटों को खा जाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं मेटल में आपका। आज हम मेटल के ही एग्जांपल पढ़ाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल का एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट मेटल है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, जिसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए, 2 1 1, क्योंकि तीन तीन ही कक्षा था, तीसरी ही कक्षा में दोनों अधूरा अधूरा दोनों जुड़ जाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा। बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। संयोजकता तो आप लोग जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो हम बताएंगे अभी। इसका आगे इसका जिक्र होगा जब पीरियाडिक टेबल वगैरह आएगा। पीरियाडिक टेबल ब्लॉक पी में पाया जाता है। ये एल्युमिनियम किस में होता है? वो एस में था, ग्रुप नंबर 2 में था। अब ये किस में है? पी में है, ग्रुप नंबर 13 में आ जाएगा। और इसके बाद बोरान फैमिली से संबंधित है। यह धरती पे सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। धरती पे सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। धरती पे सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन। धरती पे सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए देख सकते हैं। धरती पे सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन सा हम पूछ लिया तो एल्युमिनियम, अधातु पूछ लिया तो ऑक्सीजन, यदि उपधातु पूछ लिया सिलिकॉन। देखिए अगला हमारा नेक्स्ट है, और अयस्क से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, बॉक्साइड से निकाला जाता है, Al2O3 2H2O से। देखिए इसके बाद ये एग्जांपल है 2Al2O3O, एयर नम रहता है के साथ एल्युमिनियम की ऑक्साइड किया जाता है तो Al2O3 जंग लगने से बचाता है। यानी एल्युमिनियम के Al2O3 जो प्राप्त होता है ऑक्साइड के साथ क्रिया करा के, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जंग लगने से बचाता है। देखिए एलॉय रोल्ड गोल्ड आर्टिफिशियल गोल्ड जो कहते हैं, जो नकली सोना जिसे बोलते हैं, उसमें कापर 95% होता है, एल्युमिनियम 5% होता है। नकली सोना में कापर 95%, एल्युमिनियम 5%, यानी सोना का मात्रा नहीं रहता है, उसमें केवल एल्युमिनियम और कापर का ही मात्रा रहता है। और वो कापर का मात्रा ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको देखेगा गोल्डन कलर में दिखता है। और एल्युमिनियम 5% उसमें मिला रहता है। एल्युमिनियम की वजह से क्या होता है? बहुत हल्का होता है। देखिए इसके बाद हम दूसरा फैक्ट्स बता रहे हैं आपको। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम Mg+Al के साथ मिला रहता है। और इसके बाद एयरक्राफ्ट के बॉडी में ये सब यूज किया जाता है। ये हम आपको बता रहे हैं कि मैग्नीशियम ड्यूरेलियम जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट के बॉडी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम का देखिए, गेम स्टोन रत्न पत्थर बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। नीलम जवाहरात बनाने में भी एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये वाटर प्रूफ क्लोथ बनाने में काम किया जाता है। वाटर प्रूफ क्लोथ यानी जिसमें पानी अंदर न जा सके, ऐसे कपड़ों को बनाने में भी आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, AlOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट मेटल हम लेते हैं। देखिए वाटर प्रूफ क्लोथ में बनाने में काम आता है, जिसमें पानी अंदर न जा सके, AlOH का होल थ्राइस। और जो गेम स्टोन होता है, एल्युमिनियम का गेम स्टोन रत्न पत्थर बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। नीलम जवाहरात में भी एल्युमिनियम का काम आता है। नेक्स्ट मेटल हम लेते हैं आयरन। अपना आयरन लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26 होता है। ये ग्रुप डी का तत्व है, और ब्लॉक डी का, ग्रुप 8 का और ब्लॉक डी का। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, और देख लेते हैं। इसके और बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3, Fe2 फेरस ऑक्साइड। और एक आपका क्या होता है? फेरिक कार्बोनेट। क्योंकि आपका जो आयरन होता है उसको इंग्लिश में फेरिक बोलते हैं, फेरस। तो फेरिक ऑक्साइड हो गया। मैग्नेटाइट, ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है। नेचुरल मैग्नेटाइट होता है। आयरन पायराइट, ये जो होता है FeS2। फेरस सल्फाइड, ये मूर्खों का सोना बोला जाता है। एक मूर्खों का सोना किसे बोला जाता है? फेरस सल्फाइड को। सूत्र क्या होता है? FeS2। इसके बाद 3 अयस्क होते हैं, अयस्क होते हैं, और को इंग्लिश में, हिंदी में अयस्क बोलते हैं, हेमेटाइट, सिडेराइट, लेमोनेटाइट। ये तीनों फेमस है। Fe2 रहेगा तो फेरस रहेगा, Fe+2 रहेगा, 2 आयन चढ़ा रहेगा पॉजिटिव में तो फेरस हो जाएगा। यदि 3 आयन चढ़ा रहेगा तो आपका फेरिक हो जाएगा। यदि 4 आयन रहेगा तो पैराफेराइट हो जाएगा। और 6 आयन रहेगा तो फेरिक होगा, मतलब 4 फार्म में हो जाता है। देखिए फेरस जो होता है ब्लड में यही होता है। कौन ब्लड में भी हमारे आयरन होता है, वो किस फार्म में होता है नहीं बोलते कि आप पालक खाइए आयरन पाया जाएगा, तो कौन सा आयरन होता है? फेरस ऑक्साइड, फेरस आयरन होता है उसमें, ब्लड में। टाइप ऑफ आयरन, कितने आयरन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, राट आयरन होता है। पिग आयरन जिसे कच्चा लोहा बोलते हैं, इसको ढलवा लोहा बोलते हैं, इसको पिटवा लोहा बोलते हैं। पिग आयरन 4% होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 4% होती है। इसमें 2 से 2.5% होती है। इसमें 1.12 से 0.25 तक होती है। कार्बन ये ज़्यादा रहेगा तो क्वालिटी लो रहेगा, कार्बन जिसमें ज़्यादा रहेगा उसकी क्वालिटी हमेशा लो रहेगी। देखिए कंपाउंड ऑफ आयरन, हम
आयरन के लोहे के कितने कंपाउंड होते हैं? फेरस क्लोराइड ब्लड प्यूरिफिकेशन में, खून को शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। और ये आपका आयरन जो होता है फेरस सल्फेट 7H2O, फेरस सल्फेट, इसका कहाँ यूज किया जाता है? ग्रीन विट्रियल हराथोथा में यूज किया जाता है। हराथोथा में किसका यूज किया जाता है? आपका फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट FeSO2 FeSO4 7H2O, इस फेरस सल्फेट इसका ग्रीन विट्रियल हराथोथा में यूज किया जाता है। खून की मात्रा को इंक्रीज करने वाली दवाई में भी इसका यूज किया जाता है, हराथोथा का, ग्रीन विट्रियल जिसे बोलते हैं। आयरन प्लस नॉन एयर तो आपका Fe2O3 XH2O, जो XH2O जो रेस्टिंग जंग लगता है यही एक्स होता है। कितना मात्रा में एक्स लगा है, जंग लगा है, वो एक्स डिनोट करता है। इसके बाद जंग देखिए, कब जंग लगने से क्या दिक्कत होता है? वेट हाई हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज आप जान रहे हो, केमिकल चेंज में जो होती है पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है, दोबारा उसको निर्मित नहीं किया जाता है केमिकल चेंज में। और फिजिकल चेंज में दोबारा उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, उसको फिर बर्फ से पानी में बनाया जा सकता है, वो फिजिकल चेंज है। इसमें केमिकल चेंज, एक बार लोहे पे जंग लग गया वो दोबारा आप इस अवस्था में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसमें मटेरियल कुछ ना कुछ घट जाएगा, वजन घट जाएगा यदि उसको जंग हटाएंगे तो। और इसका केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, और फिजिकल चेंज में पुराना प्रोडक्ट फिर से वापस लाया जा सकता है, यानी रिसाइकिल किया जा सकता है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। देखिए फेरस प्लस ड्राई एयर के साथ डिस्टिल्ड आसुत वाटर नो रस्ट, यदि आसुत साल के साथ यदि आयरन अक्रिया करता है ड्राई वाटर के साथ तो रस्ट नहीं लगता है आसुत जल, जो बैटरी पानी जो आसुत जल होता है डिस्टिल्ड वाटर। और बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जंग को बचाने के लिए, आयरन से लगा हुआ जंग को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है, जिसमें जंग की परत चढ़ाई जाती है। देखिए आयरन डिल्यूट एसिड, यदि एसिड ज़्यादा है तो नो रिएक्शन, यदि आयरन है और एसिड ज़्यादा है, ज़्यादा एसिड है मात्रा में, तो रिएक्शन कुछ नहीं, कोई अक्रिया नहीं होता। HCl के साथ अक्रिया, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आयरन का HCl से अक्रिया कराएंगे तो कोई अक्रिया नहीं होगा। इसके बाद स्टील बनाने में भी आपका आयरन का उपयोग ही किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी हमने दिया है, माइल्ड स्टील में 0.1% से कम देन माइल्ड स्टील, यदि मोर देन 0.5 से मीडियम स्टील। और इसके बाद कार्बन तो हार्ड स्टील, कार्बन 0.025 से 1.5 तक रहता है तो हार्ड स्टील। कार्बन की मात्रा यदि स्टील में किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ये हमने दिखाया है कि 0.025 से 1.5 रहती है। हमने आपको बताया जितनी ज़्यादा कार्बन रहेगा वो उतनी हार्ड रहेगा, कार्बन इतना 1.5 से कम रहेगा तो माइल्ड स्टील बोलते हैं, मोर रहेगा 0.5 से तो मीडियम स्टील बोलते हैं। रेल की पटरी में ये यूज किया जाता है। मोर देन 1.5 तो हार्ड स्टील, चुंबक बनाने में किया जाता है। देखिए स्टेनलेस स्टील जंगरोधी इस्पात SS जिसे कहते हैं, एलॉय होता है, नो रस्टिंग, इसमें रस्ट नहीं लगता है। SS के ज़्यादातर बर्तन बने हुए आते हैं। इसमें क्या होता है, SS में, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है। आयरन की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है, क्रोमियम की 18% और निकिल की बराबर। जंग लगने से बचाता है। जो ज़्यादातर बर्तन जो आते हैं वो आपके स्टेनलेस स्टील की ही होता है, SS का ही होता है। इसमें क्या क्या मटेरियल मिले रहते हैं? आयरन, क्रोमियम, निकिल। आयरन 70, क्रोमियम 18 और निकिल 12% रहता है। और इसके बाद जंग लगने से बचाता है, नो रस्टिंग, इसमें रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। देखिए नेक्स्ट मेटल है शीशा। ये आपको शीशा लेड के देख के एक PV इसको डिनोट करते हैं, प्लम्बम इसे बोलते हैं। 82 इसका प्रमाण क्रमांक। इसको देख के आपको एक चीज़ याद आया होगा, हमने शीशा के बारे में बताया था कि अपवाद है कि इसमें विद्युत का सुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होता है। जैसे आपका नॉन मेटल में आपका मरकरी आपका जो था उसमें ग्रेफाइट आपका जो था, ग्रेफाइट जो था आपका उसमें विद्युत सुचालक होता है नॉन मेटल में। नॉन मेटल में ग्रेफाइट आपका अपवाद था। और इसके बाद मेटल में शीशा लेड जो होता है ये अपवाद है कि इसमें विद्युत के सुचालक नहीं होता। ग्रेफाइट वहाँ पे अपवाद था कि उसमें विद्युत सुचालक होता है, विद्युत का, उसमें विद्युत प्रवाहित होता है। चलिए इसके लेड के बारे में आप समझ लेते हैं। लेड क्या होता है? अपर रूप नहीं होते हैं इसके, कोई इलेक्ट्रॉप नहीं होता है, अपर रूप नहीं होते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप होता है हीरा होता है, इसके बाद ग्रेफाइट होता है। कार्बन के सब अपर रूप होते हैं जो कार्बन से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसके कोई अपर रूप, शीशा के कोई अपर रूप नहीं होते हैं। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए आ गया बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद बिजली प्रवाहित नहीं होती इसमें शीशा में। और है तो मेटल लेकिन बिजली प्रवाहित नहीं होती है। और इससे किस खनिज से निकाला जाता है? लेड सल्फाइड से निकाला, जिसे गैलेना भी कहते हैं, कैरोसाइड से भी निकाला जाता है। और लिपस्टिक उठलाली जिसे बोलते हैं, और इस सब में लेड का प्रयोग किया जाता है। और प्रिंटिंग मशीन में भी लेड का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर में भी लेड का प्रयोग किया, जो सिंदूर औरतें लगाती हैं उसमें भी लेड होता है। इससे मिनी माता रोग भी होता है, इसके लेड के सेवन से मिनी माता रोग भी होता है, मिनी माता डिजीज, मिनी माता रोग होता है। और मरकरी से मिनी माता रोग होता है, मरकरी से भी मिनी माता रोग होता है, लेड से भी मिनी माता रोग होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, मरकरी से भी मिनी माता रोग होता है, लेड से भी मिनी माता रोग होता है। लेड देखते हैं हम, यूज देखते हैं शीशे का, कॉस्मेटिक काजल में यूज होता है। तंत्रिका तंत्र खराब हो जाती है, मिनी माता रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र खराब हो जाती है, न्यूरो सिस्टम जो हमारा होता है वो डैमेज हो जाता है। और उसके बाद स्पीचिंग पावर कमजोर हो जाती है, स्पीकिंग पावर क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, स्पीकिंग पावर कमजोर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र मिनी माता न्यूरो सिस्टम खत्म हो जाता है कॉस्मेटिक में काजल से।
और इसके बाद देखिए जो लेड से, और इसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। जब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जब पुलिस वाले कभी चेक करते हैं तो उसमें कार्बन और लेड की चेक किया जाता है, कार्बन और लेड चेक किया जाता है। देखिए व्हाट इज ए वाइट लेड, सफ़ेद शीशा क्या होता है। देखिए 2 PbCO3 PbOH का होल ट्वाइस, इसे लेड शीशा सफ़ेद शीशा कहा जाता है। माचिस की तीली में जो टिप लगी होती है, माचिस की तीली जो टिप लगी होती है उसमें लेड होता है। और डिबिया पे लाल फास्फोरस होता है। डिबिया जिस पे हम माचिस की तीली मारते हैं वो डिबिया पे क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है, जबकि तीली में लेड लगा होता है। फ्यूज वायर, देखिए फ्यूज वायर जो शार्ट कर जाता है, इसका सूत्र पूछ लेता है। फ्यूज वायर किन दो पार्टों से बना होता है, लेड से और टीन से बना होता है। किससे किससे बना होता है, लेड और टीन से बना होता है। एस एन ये टीन का सूत्र सिंबल है, एस एन टीन को बोलते हैं। लेड और टीन से क्या बना होता है, फ्यूज वायर। जो फ्यूज वायर जो घर में सर्किट जाती है तो वहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा रहता है कि सर्किट कोई मेरा CFL बल्ब और कीमती सामान नष्ट होने के पहले मेरा फ्यूज वायर ही शार्ट करके गल जाए, वो किस चीज़ का बना होता है, लेड प्लस टीन का बना होता है। लेड जिसमें 37% होता है, टीन 63% होता है, 63%। देखिए नेक्स्ट हम मेटल पढ़ते हैं चांदी। चांदी यानी 40/7 47, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है, 47। 40/7 47 चांदी, 40/7 चांदी ऐसे याद कर सकते हैं। अर्जेंटीनियम जिसे चांदी भी बोलते हैं। औरम, औरम सोना, सोना का 79, सोना का 79, इसका परमाणु क्रमांक पढ़ने का याद करने का। औरम, औरम मतलब सोना, सोना का 79, से 7 न से 9, 79, 79 परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसका होता है, औरम सोना का होता है। हम आप लोगों को रटवा भी दे रहे हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अच्छा कंडक्टर सुचालक होता है। हीट का उष्मा का भी अच्छा सुचालक होता है, विद्युत का भी अच्छा सुचालक होता है। यानी उष्मा भी इसमें जरा सा भी गर्म करें एक छोर से दूसरे चरण में, छोर पे जब बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरीके से इसमें कंडक्ट प्रवाहित होती है। लेकिन महंगा काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए कहीं यूज ज़्यादा नहीं होता है बिजली में, क्योंकि चांदी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए यूज नहीं होता है। नहीं तो इससे यदि यदि हम इस चांदी से यदि हम केबल को दौड़ाएं यदि इस जगह से दूसरे जगह, तो जो बिजली का क्षय होता है वो बिजली का क्षय भी बहुत कम होगा चांदी से, क्योंकि ये अच्छा सुचालक होता है। लेकिन हम ज़्यादातर एल्युमिनियम के वायर से ही हमारे यहाँ देखेंगे यूज होता है कहीं भी, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। एल्युमिनियम आसान तरीके से निकाला भी जा सकता है। और एल्युमिनियम का हमारे पास काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी भी है, काफ़ी मात्रा में भी उपलब्ध है भूभाग पे। देखिए चलिए हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। टू नोबल मेटल भी बोलते हैं, इसे फ्री मेटल भी बोलते हैं। चांदी को नोबल मेटल भी बोलते हैं, फ्री मेटल भी बोलते हैं। देखिए नोबल मेटल, फ्री मेटल, अक्रिय धातुएं जिसे कहते हैं, इसमें 3 धातुएं आती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्रिय धातुएं जिसे फ्री मेटल नोबल मेटल बोलते हैं, कौन सी होती है, एक अक्रिय तत्व होता है जैसे हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, और एक अक्रिय धातु होती है। अक्रिय धातु में कौन सी, अक्रिय धातु बहुत कम लोगों को पता रहता है। ये भी एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है ऐसे ही सब क्वेश्चन उठाता है। नोबल मेटल किसे कहते हैं, नोबल मेटल कितने प्रकार के, कोई 4 दे दिया ऑप्शन में, 4 तत्व, उसमें एक औरम डाल दिया या फिर अर्जेंटीनम डाल दिया और या फिर ये आपका प्लेटिनम डाल दिया, तो आपको किस पे टिक करना है, इन सब में कोई भी एक ऑप्शन रहेगा उसी को चेक करना। सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये आपका औरम मेटनम, औरम ये फ्री मेटल यानी अक्रिय धातु बोला जाता है इसे, नोबल मेटल। देखिए लेस रिएक्शन मेटल है, इसमें रिएक्शन बहुत कम होता है, न के बराबर रिएक्शन होता है, इसलिए देखिए चांदी आपका बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। चांदी का कभी अंगूठी लो, सोना तो एकदम नहीं रिएक्शन करता है, इसलिए सोना जस का तस बना रहता है, बहुत कम करता है नाम मात्र का। चांदी भी बहुत कम रिएक्शन करता है, लेस रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शन करता है किसी भी प्रकार के एयर से, किसी भी प्रकार के तत्व से। देखिए चांदी एयर प्लस सल्फर के साथ अक्रिया करेगा, थोड़ा सा अक्रिया करने पे क्या ब्लैक कलर का जमा हो जाता है। कभी आप चांदी का अंगूठी वगैरह पहनेंगे देखिए धीरे धीरे क्या काली पड़ जाती है, और किसकी वजह से पड़ जाती है, एयर और सल्फर की वजह से। एयर और सल्फर उससे अक्रिया करके तो ब्लैक पड़ जाता है। ये काफ़ी दिनों बाद होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके होता है, बहुत काफ़ी समय बाद होता है। ये इसका जो ऑक्साइड होता है अर्जेंटीनियम सल्फाइड की वजह से होता है, ब्लैक कलर आ जाता है। कंपाउंड ऑफ सिल्वर, सिल्वर के कंपाउंड, चांदी के कंपाउंड कितने होते हैं, एक होता है आपका अर्जेंटीनियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, और जिसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा किससे किया जाता है, जैसे कृत्रिम वर्षा इस समय जैसे आपका लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में अमेरिका की आग लगी हुई है, तो उसको इसी के द्वारा कहा जा रहा था कि कृत्रिम वर्षा करा के आग को बुझाया जा सकता है। ये कौन, यही सब, यही सिल्वर आयोडाइड का ही को ही आग की बौछार कराई जाती है कृत्रिम वर्षा में यूज करने के लिए। तो ये सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा आपको जानने की जरूरत है, इसका सूत्र सीधे पूछ लेता है कृत्रिम वर्षा किसकी वजह से होती है, सिल्वर आयोडाइड। और देखिए सोडियम नाइट्रेट, ये भी सिल्वर नाइट्रेट, लुनेर कास्टिक कहते हैं। अमिट स्याही, जो सिल्वर नाइट्रेट होती है, इसको ये भी आपके दैनिक जीवन में यूज होने वाला चीज़ है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके अंगूठे पे एक निशान लगाया जाता है, वो सिल्वर नाइट्राइट का ही लगाया जाता है, जिसे अमिट स्याही जल्दी मिटता नहीं है, बहुत देर बाद मिटता है। देखिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री को लेकर रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ जा सकते हैं। देखिए एक होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया, जैसे पहले फोटो बना निकालते थे तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था। और एक सिल्वर क्लोराइड होता है, इसका कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर नाइट्राइड का अमिट स्याही, यानी जो इलेक्शन के समय, चुनाव के समय वोट दे के आते थे तो अंगूठे में एक मार्क डालते
थे वो छूटता नहीं था, वो सिल्वर नाइट्राइड की वजह से, सिल्वर नाइट्राइड की वजह से। और सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से फोटोग्राफी में पहले फोटो जिस प्रकार से निकालते थे उसमें फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करके फोटो निकाला जाता था। और इसके बाद सिल्वर क्लोराइड जिससे हार्न सिल्वर भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस ग्लास में भी किया जाता है, फोटोसिंथेटिव ग्लास में किया जाता है। हार्न सिल्वर किसे बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट मेटल है आपका सोना है। सोना, सोना का 79 आपको हम प्रमाण क्रमांक याद करने के लिए बता ही दिए थे। अब देखिए सोना का मोस्ट मलेबल डक्टाइल होता है, हम आपको बता घाटवर्धनीय होता है, तन्य होता है। 1 ग्राम में 2 किलोमीटर सोना तार खींच के खींचा जा सकता है। लेस रिएक्शन हम बताए थे आपको, सबसे कम रिएक्शन किसी चीज़ में होता है? सोना में होता है। इसलिए सोना का आभूषण यूज करते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत जल्दी उस पर किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, वो जस का तस बना रह जाता है। नोबल इसीलिए आज उसका कास्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे कास्टली चांदी है, क्योंकि चांदी भी बहुत रिएक्शन नहीं करती है, बहुत कम मात्रा में करती है, वो सल्फाइड के फार्म में करती है तो काले रंग की परत चढ़ जाती है। नोबल मेटल फ्री मेटल होता है। ये भी नोबल मेटल में आपको बताए थे, सोना है, चांदी है, इसके बाद प्लेटिनम है। प्लेटिनम की राड डाली जाती है जब आदमी का पैर हाथ टूट जाता है, तो वो भी क्योंकि शरीर के अंदर जाने के बाद भी वो रिएक्शन नहीं करता, इसलिए प्लेटिनम का ही राड डाला जाता है। ये भी जानने वाली बात है। प्योर ब्लड साफ्ट, प्योर ब्लड गोल्ड साफ्ट, जो प्योर गोल्ड होता है वो साफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। जिसके इसके और क्या होते हैं? सेल्वेराइट होता है और सेल्वेनाइट होता है। सेल्वेराइट और सेल्वेनाइट, देखिए कैल्वेराइट और सेल्वेनाइट ये बोलते हैं, कैल्वेनाइट और सेल्वेराइट नाइट। रस्ट नहीं लगता है, आपको बता दिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कौन सा होता है? सोना और चांदी ही होता है। लेकिन ये सब इतना महंगा होता है, इसका हम बिजली में यूज नहीं करते हैं, केवल ये आभूषण में ही यूज किया जाता है, ज्वेलर्स के रूप में। देखिए सल्यूबल एक्वारेजिया अम्लराज, जिससे अम्लराज का यूज क्या होता है अभी तक आप नहीं समझ पाएंगे। अम्लराज से क्या होता है? शीशा काटा जाता है। एक्वारेजिया से शीशा को काटा जाता है। अम्लराज को शीशा ही हमको जहाँ तक पता है ये अम्लराज का यूज यही होता है कि शीशा को काटा जाता है एक्वारेजिया से। रॉयल बॉटल, देखिए इसमें एक्वारेजिया में क्या होता है? 3 भाग में HCl होता है और एक भाग में नाइट्रिक एसिड होता है। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, 3 इधर चला आता है, एक इधर, और एक भाग में HCl। यहाँ ये कुछ नहीं लिखा तो 1 मान सकते हैं, तो 1 अनुपात इधर आएगा। यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 3 हो गया। ये याद करने का तरीका है, केवल इसके कुछ मतलब नहीं है, केवल हम याद करने का तरीका सिखा रहे हैं। HCl 3 भाग में और नाइट्रिक एसिड 1 भाग, 3 अनुपात 1 भाग में रहता है, तो उसे एक्वारेजिया बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। देखिए प्योराइट कैरेट, सोना को कैरेट में नापा जाता है, आप जानते ही हैं। यदि 25% कापर और चांदी और एल्युमिनियम है और 75% सोना है तो 18 कैरेट हुआ। यदि 92% चांदी है, 8% सोना है, 92% सोना है और 8% चांदी एल्युमिनियम कापर है तो 22 कैरेट। सबसे अच्छा सोना यही होता है, 24 कैरेट का दम भरा सोना बोला जाता है। इनमें 99.99% चांदी होता है और बाकी 0.11% आपका चांदी एल्युमिनियम और कापर होता है। स्नेक, सांप काटने पे भी वीनस विष के लिए ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया था, जो सोना का कंपाउंड होता है ऑरिक क्लोराइड, इसका इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद कापर आता है आप लोगों का, कापर आता है। कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। कापर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। हिस्टोरिक मेटल बोलते हैं, ऐतिहासिक मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला मनुष्य द्वारा खोजा गया धातु था, इसलिए इसे हिस्टोरिक ऐतिहासिक धातु बोलते हैं। इतिहास में सबसे पहला खोजा गया मनुष्य द्वारा धातु था। सिक्के बनाने में भी कापर का उपयोग किया जाता है। सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट तो आपका चांदी हो गया, तो सेकंड कौन सा है? चांदी और सोना था, सेकंड कौन सा है आपका? कापर होता है। कापर का देखिए यूज होता है क्योंकि सस्ता पड़ता है, निकालना भी इसका इससे आसान है और काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया भी जाता है भूभाग पे। कापर कार्बोनेट हरा रंग का परत होता है, जो कार्बन कार्बोनेट पे देखिए कापर पे कभी हरे रंग का परत चढ़ा हुआ देखते हैं तो कापर कार्बोनेट की वजह से होता है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही है। देखिए नीला थोथा, वहाँ पे आप लोगों को हरा थोथा बताए थे फेरस सल्फाइड का, यहाँ कापर सल्फेट 5H2O क्यूप्रिक एसिड नीला थोथा। नीला थोथा और हरा थोथा में कन्फ्यूजन हुआ, फेरी का सल्फेट रहता है तो हरा थोथा, और यहाँ पे यदि कापर सल्फेट है तो नीला थोथा, जिसे कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ब्लू विट्रियल बोलते हैं। मनुष्य बॉडी में कापर इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में कौन सी धातु होती है? कापर ही होती है। विल्सन डिजीज होता है जी, हाँ नहीं कापर नहीं होता, आयरन होता है, सॉरी, लेकिन मनुष्य बॉडी में कापर ज़्यादा मात्रा में है तो एक डिजीज होता है जिसे विल्सन डिजीज बोलते हैं। एलाय रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जो हम आपको बोल रहे हैं नकली सोना जिसे बोलते हैं, नकली सोना जो होता है उसमें कापर और एल्युमिनियम होता है, कापर 95% और एल्युमिनियम 5%। रोल्ड गोल्ड नहीं यूज करते हैं ज़्यादातर औरतें आज के समय में, उसमें कापर और एल्युमिनियम का मिक्सर होता है, उसमें सोना नहीं होता, न के बराबर होता है। कापर 95% और एल्युमिनियम 5%, कापर इतना ज़्यादा होता है इसलिए गोल्डन कलर का चमकता रहता है। ब्रास पीतल, पीतल में क्या क्या होता है? कापर और जिंक का बना होता है, तो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ब्रास में कौन कौन सी मेटल होती हैं? कापर और जिंक होता है। कापर कितना मात्रा में? 70%, जिंक 30% में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए हमने इसको नोट कर लिए हैं यहाँ पे। ब्रास, कांसा, कांसा में कापर और यसियन, कांसा, का से कापर, यस स से यसियन, यानी कापर और टीन को मिला के ब्रांज होता है, कांसा होता है। कापर 98% और टीन 12%। गन मेटल, गन मेटल में कापर, टीन और इसके बाद जिंक होता है। और डच मेटल में कापर, जिंक होता है। और जर्मन सिल्वर में कापर, जिंक और निकिल होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट मेटल लेते हैं, जिंक लेते हैं। वैलेंसी +2 होती है, जिंकाइड इसका और जिंकाइड होता है, जेडेनो होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। इसके बाद सेलेमाइन, इसका सबसे और का सबसे अच्छा नाम क्या है, सेलेमाइन जिंक कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी जगह अंगों में पाया, देखिए टीयर में, आंसू में पाया जाता है, सलाइवा लार में पाया जाता है, स्वीट पसीना में पाया जाता है। इसके बाद इंसुलिन में भी आपका कप जिंक की मात्रा होती है। ह्यूमन बॉडी में कहाँ, टीयर में, सलाइवा लार में, इसके बाद स्वीट पसीना में, इंसुलिन में जिंक होता है। नकली दांत की पुताई में इसका यूज कहाँ होता है, नकली दांत की पुताई में, चूहा मारने की दवा में, और लेपन पुताई में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो मेटल पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मरकरी है। मरकरी लिक्विड स्टेज पे होता है। मरकरी जो आपको देखने के बाद याद आया होगा कि ये जो मरकरी होती है वो आपका लिक्विड स्टेज पे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है -39 डिग्री पे मेल्ट होता है। क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ब्राइटनेस भी ये चमकीला होता है। मरकरी जो होता है चमकीला होता है। और किससे का है, मरकरी सल्फाइड से सिनेबाज सिंदूर के रूप में इसका यूज किया जाता है। यदि H+ है, Hg+ है तो मरक्यूरस बोलते हैं, और मरकरी बोलते हैं यदि +2 है तो। इसके ऊपर 2 चार्ज लगा, मर्क्यूरिक 1 चार्ज लगा हुआ है तो मरक्यूरस। और इसके बाद चांदी, उसमें प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर में किया जाता है, बैरोमीटर में किया जाता है, थर्मोमीटर में किया जाता है। देखिए आपको इस स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या होता है, रक्त की दाब नापा जाता है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, दाब नापा जाता है, वायु का दाब नापा जाता है। और इससे क्या, थर्मोमीटर से क्या नापा, टेम्परेचर नापा जाता है। इसके बाद चांदी, चांदी को आयरन के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि अन्य मेटल के साथ एलॉय बना लेता है, जिसे अमलगम कहते हैं। चांदी को आयरन के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि अन्य मेटल के साथ एलॉय बना लेता है। ये भी फैक्ट है। बल्ब में देखिए क्या होता है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस भर, बल्ब जो आता था, जो अभी भी आता है 100 वाट का बल्ब वगैरह, इसमें आर्गन प्लस नाइट्रोजन भरा जाता है। जबकि ट्यूबलाइट जो आती थी लंबी लंबी, उसमें आर्गन गैस प्लस मर्क्यूरिस वाइपर भरा जाता था। मरकरी का वाइपर भरा जाता था और आर्गन गैस भरी जाती है, जबकि बल्ब में आर्गन प्लस नाइट्रोजन भरा जाता है। ये डिफरेंट हो गया। इसके बाद कंपाउंड क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल जिसे बोलते हैं, कीटनाशक काकरोच वगैरह को मारने में काम किया जाता है। इसके बाद हम आपको यूरेनियम तथा थोरियम के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। देखिए यूरेनियम क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये इसका ओर से पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। इसका और क्या होता है, मोनोजाइट होता है, जादूगेड़ा में पाया जाता है, जो झारखंड में स्थान है जादूगेड़ा, वहाँ पे थायराइट हमारा मिलता है। एटॉम बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 92U235, 92U238 ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आशा की धात भी बोला जाता है, पीला केक भी कहा जाता है। आशा की धात और पीला केक किसे कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। और मोनोजाइट इसका होता है 90 इसका परमाणु क्रमांक होता है, और 232 इसका परमाणु भार होता है। और इसका इसका फ्यूल में 2 भाग में होता है, एक 92U235, एक 92U238, 2 भाग में होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।